तो इसमें दो तीन मुद्दे हैं जिसके वजह से काम करने के तरीके में बदलाव आ रहा है और हमें बदलाव लाना होगा। एक तो यह है कि टेक्नोलॉजी सब जगह आईटी के आ जाने से हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा और इंफॉर्मेशन अब आ रहा है हर चीज के बारे में। पहले होता था कि मशीन कैसे चल रही हैं और उसमें क्या खपत हो रहा है और किस तरह से उत्पादन हो रहा है, उसी पे डेटा आता था। अब डेटा हर स्टेज, एक बिजनेस के स्टेज में आने लगा है कि लोग कितना काम कर रहे हैं, लोग कस्टमर किस तरह से खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह से सप्लाई चेन है, जिस तरह से प्रोडक्ट्स को भेजा जा रहा है सारे विश्व में या देश में, उस पे हमेशा सेकंड पर सेकंड इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो हमारे पास बहुत सारा डेटा और इंफॉर्मेशन अब आने लगा है जो पहले नहीं था। तो एक तो ये बात हो गई है। दूसरी बात ये हो गई है कि इस डेटा और इंफॉर्मेशन के वजह से सब लोग इस डेटा और इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उससे कुछ ऐसे इंसाइट्स और ऐसे सुझाव निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो और भी अपनी बिजनेस को या अपनी जो भी काम वो कर रहे हैं वो उसमें और बढ़ावा लाएं। तो लोग उस डेटा को काफी एनालाइज कर रहे हैं और उस एनालिसिस के बेसिस पे, चूंकि कंप्यूटर्स भी और सशक्त हो गई हैं, तो कंप्यूटर्स उस डेटा को एनालाइज करके बता सकते हैं कि नहीं, आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, जो कि पहले हम केवल अपने आप दिमाग से लगा के नहीं कर पा सकते थे। और तीसरी चीज ये हो गई है कि चूंकि ये सारी जो डिसीजंस और जो डेटा एनालिसिस तो सारी जो कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो जो एक तरह से मजदूरी का काम था, जो केवल बिना दिमाग लगाए हम केवल डेटा एंट्री करते थे या उसमें कैलकुलेशन करने में बहुत समय लग जाता था, वो सब काम सारा सब कंप्यूटर पे चला गया है। तो अब हमको कंप्यूटर से जो बेहतर काम है वो करना पड़ेगा अगर हमको आगे रहना है। नहीं तो कंप्यूटर हमारा जब काम कर देगा तो फिर हमारा क्या काम रहा, हमारा तो कोई फिर उसका मतलब ही नहीं रहा। तो कंप्यूटराइजेशन की वजह से ये सारी चीजें होने लगी हैं कि एक तो इंफॉर्मेशन ज्यादा आने लगा है, उस इंफॉर्मेशन की वजह के बेसिस पे लोग डिसीजन भी कंप्यूटर से लेने लगे हैं, और चूंकि ये सारी चीजें कंप्यूटर से होने लगी हैं तो फिर हमारा जो काम रहा वो कम हो गया है और केवल अब लोग चाहते हैं कि वो काम हम करें जिसमें ज्यादा दिमाग लगा सके, जो कंप्यूटर नहीं कर सके वो काम हम करें। तो इन सब चीजों की वजह से जो हमारे ऊपर काम का जो बोझ है वो एक तरह से कहिए बढ़ गया है, उसका जो स्तर है वो और ऊंचा हो गया है। और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है, लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि कुछ नया सीखें, कुछ नई तरह से काम करें। तो एम्प्लॉयर अब दो तीन चीजें ढूंढ रहे हैं जो अब बहुत अहम हो गई हैं एम्प्लॉयर के लिए। एक तो आपने चूंकि टेक्नोलॉजी की बात की तो मैं ये बता दूं कि चूंकि टेक्नोलॉजी सब जगह आ गया है तक, तो टेक्नोलॉजी को समझना बड़ा जरूरी हो गया है। तो एम्प्लॉयर जरूर ये चाहते हैं कि जो लोग उनके साथ काम करें वो टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं और वो टेक्नोलॉजी को यूज करने में फेमिलियर हैं, उनको डर नहीं लगता है टेक्नोलॉजी से, और उनमें ये क्षमता है कि टेक्नोलॉजी जब हर कुछ दिनों पे बदल जाएगा तो वो भी सीख जाएंगे। तो एक तरह से एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि जिस तरह से आप मोबाइल फोन पे एक ऐप डाउनलोड करते हो और वो ऐप को हर कुछ दिन पे अपग्रेड करना पड़ता है, तो एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि जो भी उनके साथ काम करें वो उस तरह के लोग हों जो अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने की क्षमता रखें, जिनमें एक नेचुरल
क्यूरियोसिटी और मोटिवेशन हो कि भैया मुझे हर कुछ साल पे मुझे थोड़ा सा कुछ नया सीख के खुद लर्न करके अपग्रेड करना पड़ेगा। तो लर्निंग हाउ टू लर्न, इसको अंग्रेजी में आजकल बहुत इसकी महत्ता हो गई है कि सीखना और समझना, हम कैसे सीखें समझें और हमेशा सीखते समझते रहें। ये ना हो कि हम 4 साल के कॉलेज कर 3 साल के इंजीनियरिंग 3 साल की डिग्री ले लिए या 4 साल के इंजीनियरिंग पढ़ लिए तो हमारी सीखने की का जो था वो खत्म हो गया, अब हमें कुछ और नहीं सीखना है। तो कॉन्स्टेंटली लर्न करना और कॉन्स्टेंटली सीखने की जो एक जिज्ञासा है और क्षमता है वो एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज में ढूंढते हैं। इसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी बदल रहा है कि एम्प्लॉयज ऐसे हों जो अगर कोई सिचुएशन के बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं, कभी सीखा नहीं, कभी आपको तजुर्बा नहीं मिला, फिर भी अगर वो सिचुएशन या वो चैलेंज या चुनौती आपके सामने आए तो आप उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से उस पे सॉल्व कर सके उसको, कि आप अपनी सोच लगा के कहें कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है, कभी समझा नहीं है, इस तरह का सिचुएशन कभी फेस नहीं किया है, लेकिन मैं इसको टैकल कर सकती हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं डरूंगी नहीं क्योंकि ये नया है या अगर मैंने कभी नहीं देखा है। मुझ में ये क्षमता है कि मैं इसको बिल्कुल शुरुआत से इसको एनालाइज करके समझ के मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो लोग चाहते हैं कि उनमें ये क्षमता हो, कॉन्फिडेंस हो, ये विश्वास हो कि कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे दे दीजिए, अगर मुझे पहले से इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें कोई तजुर्बा नहीं है, फिर भी मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये तो एक बात है। असल में ये दूसरी बात होगी, पहली बात थी लर्निंग हाउ टू लर्न की। तीसरी बात यह है कि लोग ये भी चाहते हैं कि आप उस तरह के हो कि आप और लोगों के साथ मिलजुल के काम कर सके कोलैबोरेटिवली, और उनको इन्फ्लुएंस करके, उनको मोटिवेट करके, उनको अलाइन करके, उनको इंस्पायर करके उनको काम कराएं और उनके साथ काम करें। क्योंकि ये भी माना जाता है कि जो आज के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आज की जो चुनौतियां हैं, उसको आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको दूसरों की जरूरत पड़ेगी, दूसरों की एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, दूसरों की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, आपसे जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी ले आना पड़ेगा, और कुछ यंग लोगों को भी लाना पड़ेगा जिनके पास वो कैपेबिलिटीज है, वो नया हुनर है जो आप कभी नहीं सीख पाओगे। तो उन सबको अपने साथ लगकर चलाना और उनको अलाइन करके, मोटिवेट करके, इंस्पायर करके रखना, ताकि वो जो अल्टीमेट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। इसमें कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन, कैसे साथ साथ काम करें एक टीम बनकर, और कैसे लोगों से हम एंगेज करके, उनसे बात करके उनको इन्फ्लुएंस कर सके, जिस तरह से हम और आप बात कर रहे हैं। तो ये हुनर भी बहुत एम्प्लॉयर्स ढूंढ रहे हैं। और फाइनली ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर्स हमेशा चाहते हैं कि जो लोग भी हैं जो काम करें उनके साथ उनकी एटीट्यूड अच्छी हो, वो उस तरह के लोग हों जो ज्यादा कंप्लेन नहीं करें, जो हमेशा ये ना कहें कि ये गलत है, वो गलत है, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। वो लोग थोड़े से एक तरह से खुद मोटिवेटेड हैं, खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं, उनमें जी जान लगा देने वाले लोग हैं कि भाई आप मुझे काम दो, मैं करके दिखाऊंगी। तो ये 4 चीजें मेरे हिसाब से, अगर मैं इसको सार में बताऊं कि कैसे हमेशा सीखते रहें नई चीजें, कैसे कोई भी उलझन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आप मुझे दें, कोई बात नहीं, अगर मैं इससे पहले मैं वाकिफ नहीं हूं, मैं इसको करके दिखाऊंगा। तीसरा, मैं लोगों के साथ मिलजुल के और उनको इन्फ्लुएंस करके, एंगेज करके काम करा सकता हूं। और फाइनली, मैं सेल्फ स्टार्टर हूं, मैं मोटिवेटेड हूं, मैं जी जान लगा के जुनून के साथ काम करूंगा, कोई भी काम आपसे दे। ये 4 चीजें हर एम्प्लॉयर आजकल ढूंढता है। देखिए,
ये कहना कि डिग्री नहीं चाहिए ये भी गलत होगा, हम लोगों को फिर मिसलीड कर रहे होंगे। एम्प्लॉयर्स एक तरह से एक क्राइटेरिया मान के चलते हैं कि भैया डिग्री तो होनी चाहिए, और कहीं कई वो कंपनी के भी रूल्स हैं कि भैया ग्रेजुएट है, यूनिवर्सिटी कोई रिकग्नाइज जगह से पढ़ा हुआ है। तो ये हमें नहीं अभी लोगों को कहना चाहिए कि बिना यूनिवर्सिटी डिग्री के काम चल जाएगा। शायद विदेशों में ये होता है, लेकिन जैसे यूरोप वगैरह में ऐसा नहीं है कि डिग्री चाहिए। जर्मनी वगैरह में हुनर का, स्किल का बहुत नाम है। तो अगर आप पीएचडी और बीए बैचलर्स भी नहीं किया है आपको, तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है, और ऐसा क्या हो ये गया है कि एम्प्लॉयर्स इमीडिएटली बोलते हैं कि भैया ग्रेजुएट डिग्री है तो चलो कुछ फिल्टर हो गया होगा, कहीं ना कहीं इसको मेहनत करके कहीं उसको एडमिशन लेना पड़ा होगा, इसलिए ये हार्ड वर्किंग है, कुछ दिमाग है, कुछ सीखा होगा। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो अहम उसमें ये है कि केवल उससे काम नहीं चलेगा। ये लोगों को समझना होगा कि केवल डिग्री लेके काम नहीं चलेगा, और नहीं चल रहा है। बहुत लोगों को मालूम है, लोग बताते हैं कि कैसे पीएचडीज जो हैं वो रेलवे में गैंगमैन बन रहे हैं, या सफाई कर्मचारी बन रहे हैं, या ऑटो चला रहे हैं। तो ये इसी से ये नौबत आई है कि क्योंकि हम लोग केवल सोचते हैं कि डिग्री मिल जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी। ये सही नहीं है। और जो बात आप कह रहे हैं, डिग्री चाहिए, डिग्री जरूर चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हुनर चाहिए कि अगर, जो हमने 4 चीजें की बात की, कि अगर डिग्री से कनेक्टेड काम नहीं मिला या कनेक्टेड काम भी मिला, तो उसमें ये बाकी हुनर लोग चाहेंगे। आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो आपको रिक्रूट कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि डिग्री के से परे, डिग्री के एडिशन में ये सब भी हुनर हो आपके पास। और अगर ये दोनों हो तो एक तरह से सोने पे सुहागा हो गया कि भैया डिग्री भी है, इंजीनियर भी है, और ये सब भी कर सकता है। हाँ, इस पर तो मैं घंटों लेक्चर कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो आपने एक दो चीजें बताई उसी का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब जैसे क्रिटिकल थिंकिंग की बात हुई। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि हमारी सोच क्या है, हम जो अपनी सोच, जो अपनी ब्रेन के पावर लगाते हैं, उसको हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं या नहीं। तो उसमें सबसे पहली बात ये हो जाती है क्रिटिकल थिंकिंग में कि अगर कोई आपके सामने कोई प्रॉब्लम रख रहा है और कह रहा है कि भैया मुझे इसमें मदद कर दो या ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो, तो क्या आप सीधे प्रॉब्लम में घुस जाते हैं, कहते हैं कि हाँ ऐसे कर दो, या हमने देखा है ऐसे हो जाएगा, या पहले थोड़ा रुक के रियल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं? तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का पहला स्टेप है। आप देखते होंगे कि आज हमारे देश में, चूंकि हम लोग इतने स्कूल से हमारी पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग इस तरह से हुई कि पहले आंसर, सच राइट आंसर देना है, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि हर प्रॉब्लम का एक राइट आंसर होगा जो कहीं कुंजी में कहीं होगा, और जो हम ढूंढ लेंगे या गूगल सर्च करके निकाल लेंगे। जबकि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि देखो, हर प्रॉब्लम का एक यूनिक आंसर होता है, कई बार आंसर होता ही नहीं है, क्योंकि इसको हम इस तरह से भी इसका समाधान कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, तीसरी तरह से भी कर सकते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि वो हमारा जो परिवेश है उसमें हम बेस्ट आंसर कैसे ढूंढ के निकालें, उसके लिए हमें तनख्वाह मिलती है, हमें लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग में शुरू यही होता है कि भैया प्रॉब्लम क्या है, पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पहले मत शुरू कर दो, पहले समझो कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए। कई लोग ये नहीं करते हैं। फिर उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग में केवल अपनी ही सोच नहीं लगाना, और लोगों से भी पता करना कि भैया अगर तुम्हें ये करना होगा तो तुम कैसे करोगे। ये समझ के, जान के कि कोई भी प्रॉब्लम आज के दिन में एक सोच से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, उसमें तरह तरह की, एक इंजीनियर की भी सोच लगानी होगी,
एक इकोनॉमिस्ट की भी सोच लगानी होगी, जिसने शायद इंजीनियरिंग पढ़ी हो, रसायन शास्त्र किया हो, जो रेगुलेशंस के बारे में जानता हो, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकर हो, कोई एंटरप्रेन्योर हो जो स्टार्टअप करता हो। हर तरह की सोच से पहले सबसे ओपिनियन लेके उस पर डिसाइड करें कि हम कैसे करें। डिसीजन आप ही का है, लेकिन आप केवल अपने दिमाग लगाकर, अपना ही दिमाग नहीं औरों का भी दिमाग लगा के उस पर काम कर रहे हैं। तीसरी बात क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाती है, आजकल आपने देखा होगा ये फेक न्यूज का फिनोमेना, कि लोग अफवाहें पढ़कर उसको बिलीव कर लेते हैं। तो ये फेक न्यूज की चीज नहीं है। फेक न्यूज का मतलब है कि हमने कुछ सुना और उसको बिलीव कर लिया। वो हम सब लोग हमें एक ये बायस होती है, एक प्रवृत्ति होती है कि हम कुछ सुन के बोले हाँ वही ठीक है। तो ये बायस को कैसे रोका जाए कि हम गलत चीज मान के आगे ना बढ़ जाए। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग वो भी होता है कि किस तरह से हम बायसेस को अपने आप से निकालें। कभी कभी हमारे तजुर्बे मिसलीडिंग हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे परिवेश में तजुर्बे हैं और उसको हम यहाँ लगा देते हैं कि अच्छा वहां मैं सक्सेसफुल हुआ था तो यहाँ भी ऐसे कर दूं। तो इन सब चीजों को कैसे एक तरह से, जो मैं पहले भी बताया, कि फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करें कि भाई देखो, हर प्रॉब्लम, हर चुनौती, हर अपॉर्चुनिटी एक नई चीज है। हाँ जरूर अपनी एक्सपीरियंस को आप ले आओ, अपने तजुर्बे को ले आओ, लेकिन इसको बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव वे में एनालाइज करके सॉल्व करके प्रेजेंट करो। तो क्रिटिकल थिंकिंग की कुछ ये एस्पेक्ट्स हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, taking multiple perspectives, fighting your biases, ये सारी चीजें आ जाती हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। अब आपने नेगोशिएशन की बात की। अब देखिए, हम हमेशा नेगोशिएट करते हैं। आपने शायद मेरे जैसे बहुत लोगों को बुलाया होगा इस प्रोग्राम पे। अब एक तरह से आपने नेगोशिएट किया, क्योंकि हम लोग सबके पास टाइम नहीं है। तो आपने लिखा होगा कि भाई प्रमथ, हमने इस मकसद से ये कर रहा हूँ, आप जरा मदद कर दो। अब आप नेगोशिएट कर रहे थे, आपने बोला कि मैं इसको रूरल में ले जाना चाहता हूँ, मैं इसको अंग्रेजी और हिंदी में करना चाहता हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगा कि भाई आप मेरा समय तो ले रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से समय मांग रहे हैं कि मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि चलो भाई इसमें समय दे दो। क्योंकि मैं ये भी कह सकता था कि यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अगले महीने करेंगे, या आपको टरका देता मैं। तो ये चीजें कोई सिखाता नहीं है, लेकिन आपने अपने एक तरह से आपने एक्सपीरियंस से आपने सोचा कि अगर प्रमथ को मैं ये बोलूंगा तब प्रमथ को मना लूंगा, राइट? अच्छी बात है। तो हम हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ, बॉस के साथ, वेंडर के साथ, कस्टमर के साथ कॉन्स्टेंटली उसको कोई नेगोशिएशन बोलता नहीं है, लेकिन नाप तौल, भाव तोल तो हम हमेशा ही करते रहते हैं। तो इसके बारे में किसी को बताना कि देखो भैया, एक बैठना होता है चीज नेगोशिएशन में। अब मैं टेक्निकल नहीं होना चाहता कि आपने क्या, जब नेगोशिएट करोगे तो आपका लोएस्ट थ्रेशोल्ड क्या होगा जिसके नीचे आप नहीं जाओगे, ये आपको पहले से जान के रखना है अगर आप नेगोशिएशन में जा रहे हो। जैसे आप लैंडलॉर्ड के साथ नेगोशिएट कर रहे हो, आपको मालूम है कि मैं रेंट पे घर तो लेना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह के खुश हूं। अगर मुझे इससे कम में मिला तभी मैं जाऊंगा किसी और घर में, और अगर वो सेफ हो और ऐसा हो, नहीं तो मैं पेरेंट्स के साथ खुश हूं। तो ये बैठना होना कि भाई पेरेंट्स का जो के घर में जो रह रहा हूं वो मेरा लोएस्ट थ्रेशोल्ड है, और अगर उससे बेटर मिलेगा तभी मैं कुछ लूंगा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। कई बार नेगोशिएशन में लोग कहते हैं कि नहीं, उससे पहले पैसा मांग, उसका कोट पहले मांगो, अपना कोट पहले मत दो। लेकिन उसमें लोग नहीं जानते कि एक चीज होती है जिसको एंकरिंग बायस बोलते हैं। अगर आपने कहा कि प्रमथ, मुझे प्रोग्राम करना है तुम्हारे साथ, और अगर मैं पूछूं कि समय कितने देर का है, तो तुम सोचोगे कि यार प्रमथ के लिए 1 घंटा तो निकालना चाहिए। अब अगर आप 1 घंटा बोलोगे तो फिर मैं फंस जाऊंगा, मुझे 1 घंटा ही देना पड़ेगा, या मैं ज्यादा से ज्यादा कहूं कि अच्छा मैं 45 मिनट में कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकूंगा कि मुझे 20 मिनट में करना है,
एक तरह से आपने मुझे 1 घंटे पे एंकर कर दिया। उल्टा अगर आप मुझसे पूछ रहे हो और अगर आपने हमें समय नहीं दिया है, तो आपने पूछा तो मैं, अगर मुझे समय की पाबंदी होगी तो मैं कह दूंगा कि देखिए समय मैं कर तो दूंगा लेकिन मेरे पास केवल आधे घंटे होंगे। तो फिर आप आधे घंटे में मान लोगे या ज्यादा से ज्यादा कहोगे अच्छा प्रमोद 40-45 मिनट दे दो, तो वो मेरे हित में होगा कि मैं आपको पहले ही बोल दूं कि मैं आधे घंटे के लिए तैयार हूं। तो ये सब चीजें कोई हमें सिखाता नहीं है, बड़ी छोटी सी तोड़ है। फाइनली मैं एक लास्ट बात कहूंगा, आपने कम्युनिकेशन की बात की। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज है जो सारे 21st सेंचुरी स्किल्स में, अब इसमें स्टोरी टेलिंग की बात की आपने, तो एक तरह से मैं आपको कहानी के तौर पे आपसे बात कर रहा हूं। टेक्निकल ज्यादा अगर हो जाऊंगा तो लोग थोड़े बोर हो जाएंगे, 5-10 मिनट सुन के बोलेंगे ये कुछ बहुत हाई फंडा बात कर रहा है यार, ये मेरे लिए नहीं। लेकिन अगर आप कहानी के तौर पे बात करेंगे कि देखो इसको ऐसे करते हैं, जैसे मैंने आपको लैंडलॉर्ड का नेगोशिएशन बताया या आपसे नेगोशिएट करने का एग्जांपल इस कॉल के का लेकर बताया, ये स्टोरी टेलिंग टेक्निक है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या स्टोरी निकालूं, अब मैं क्या एनालॉजी निकालूं, अब मैं क्या एग्जांपल निकालूं जिससे जो लोग सुन रहे हैं उनको कुछ रुचि हो, कुछ इंटरेस्ट हो जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये इसके नुआंसेस हैं और ये इसके जो डिटेल्स हैं जो हमारे कोर्सेज में हमने लाने की कोशिश की है, ताकि ये केवल कॉन्सेप्ट या एक तकनीकी चीज नहीं रह जाए, लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें। बिल्कुल समय, मुझे तो लगता है कि हम सबको एंटरप्रेन्योरियल या माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स सीखनी चाहिए। भले ही आप अपना धंधा न करें, भले ही आप अपना बिजनेस ना शुरू करें, शायद कभी कभी लोगों को डर लगता है और शायद सब लोग ना कर पाए, लेकिन वो जो उससे जो लर्निंग होती है, उससे जो हमारी एक्सपीरियंस बनती है, कॉन्फिडेंस बनती है, वो हर क्षेत्र में आपको मदद करेगी मेरे मेरे हिसाब से। तो बच्चों को बिल्कुल कराना चाहिए। मैं तो कई बार बताता हूँ अपने जब जब भी मैं लोग मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछते हैं तो मैं बताता हूँ कि मैं एक इकलौता लड़का था 3 लड़कियों के बाद। अब देखिए मैं फिर स्टोरी टेलिंग में चला गया। तो मेरे फादर, सब लोग सोचते थे कि मैं स्पॉइल्ड हूँ। बिहार में 3 लड़कियों के बाद लड़के का के लिए एक एक्सप्रेशन है, तेतर। So lot of people are fourth son after 3 कि तेतर मतलब कि spoiled, इसको सन है तो इसको प्रोटेक्ट करके रखो, ऐसा। मेरे फादर कभी वैसे थे नहीं, और अब मैं जब रिफ्लेक्ट करता हूं तो उन्होंने एक तरह से मुझे माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनाया। कैसे? जब बहनों की शादियों में खाने का इंतजाम करना होता था तो वो कहते थे तुम करो। मेन्यू बनता था, उसमें हमारी मदद करते थे, लेकिन वो टेंट वाले के पास जाओ, वो क्रॉकरी वाले के पास जाओ, हलवाई वो चूज करते थे क्योंकि उस समय मुझे तजुर्बा नहीं था, लेकिन फिर उसका जो उसके लिए क्या क्या सामान लाना है खरीद के लाओ। और मैं छोटा था, मैं अब मैं सोचता हूँ मैं 10, 11, 12, 13 साल के उम्र में ये सब करने लगा था। और कई बार उसमें प्रॉब्लम्स होती थी, लोग डिलीवर नहीं करते थे। आप तो जानते हैं ये सारा कम्युनिटी जो है वो कोई डेडलाइंस मेंटेन नहीं करता, कोई क्वालिटी मेंटेन नहीं करता। तो उससे फिर मेरी ट्रेनिंग हो गई कि ये सब चीजों को एंटिसिपेट करना, पहले से उसके लिए प्लानिंग करना, जानना कि ये कभी जो कह रहे हैं वो कहीं करेंगे नहीं। तो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब मेरे ख्याल से केवल ये नहीं है कि आप एक धंधा शुरू करो। आप बच्चों को प्रोजेक्ट्स दो, आप बच्चों को छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज दो कि भैया तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये, एंड रियल चीजें दिखाने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए नहीं। अब जैसे मेरे फादर की जितने बैंक की चीजें थी, पोस्ट ऑफिस में उस समय डिपॉजिट्स लोग रखते थे, कई चीजें उस समय पोस्ट से, रजिस्ट्री से, फिर स्पीड पोस्ट आया, हमारी एक पब्लिकेशन की कंपनी थी,
तो उसका सारा ये सब काम धंधा मेरे फादर कॉन्स्टेंटली मुझसे कराते रहते थे। कभी कागज खरीद के ले आओ, कभी इंक खरीद के ले आओ, उसमें कभी गड़बड़ हो गया तो उसको जाके लौटाओ, उनको डांटो कि क्यों किया। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि भाई मैं इतने बड़े लोगों के साथ कैसे जाके गुस्से दिखाऊंगा कि मेरा काम नहीं हुआ। तो ये जो ट्रेनिंग है वो आप या तो एनकरेज करें कि भाई हाँ एक कुछ थोड़ा दुकान खोल लो या कोई सर्विस प्रोवाइड कर दो, या कई चीजें हैं जो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की आप बात कर रहे हैं, और बड़ी इनोवेटिव चीजें हो सकती हैं छोटे छोटे शहरों में। सिटी बैंक एक माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स देता था, तो मैं उसकी ज्यूरी पर था। तो लोग क्या क्या नहीं करते थे अपने अपने शहरों में, और उसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। बच्चे करते थे, औरतें करती थी, बुढ़े करते थे, सब लोग कर सकते हैं। तो ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है, और केवल इसलिए नहीं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो इसके लिए तो अच्छा है ही कि आपने माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रेनिंग ली हुई है और आपको तजुर्बा है। लेकिन अगर आपको नौकरी मिलेगी भी और अगर आप कुछ और भी करेंगे, तो इसकी जो ट्रेनिंग होगी आपको बहुत सेल्फ रिलायंट बनाएगी, आपको आत्मविश्वास दिलाएगी, जो आगे चल के जिंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको ये भी कहूँ सम्यक कि मेरे परिवार में लोग बिजनेस को बड़े एक तरह से उसको गंदा माना जाता था कि बिजनेस करना अच्छी चीज नहीं है, और बिजनेस करने में हमारे बच्चे बिजनेस नहीं करते। ये जब मैं वापस देखता हूं तो ऐसा सोच काफी गलत है, और ऐसा सोच एक्चुअली था नहीं। लोग बोलते थे, लेकिन जो मैं ये कर रहा था वो सब एक तरह से बिजनेस की ही तैयारी में कर रहा था। तो आई थिंक ये सब पुराने ख्यालात को लोगों को हटा देना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ने हमेशा लोगों को हेल्प किया है, और सब चीज बिजनेस ही नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप में सब कुछ बिजनेस ही नहीं होता। एक सर्विस अगर आप प्रोवाइड करें, किसी को हेल्प करें, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप ही है। नहीं, देखिए, सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है। हम लोग सब ने सपना देखा है, तो ये गलत होगा कहना कि आप मत देखिए सपना। लेकिन ये जरूर बात सही है जो आपने कही कि आंसर कहीं बीच में है। और मेरे ही जिंदगी का अगर एग्जांपल लें तो मैं पटना में था। पटना से मैं बाहर निकल आया और मैं अमेरिका चला गया। लेकिन अमेरिका से मैं लौट आया इसलिए क्योंकि जो आप कह रहे थे, वहां काम तो करो, पैसे तो कमाओ, लेकिन पैसे खर्च भी हो जाते हैं। परिवार साथ में नहीं है, देश से लगता है कि बहुत अलग हो गए, दूर हो गए। तो फिर हम वापस आ गए, फिर यहाँ दिल्ली में रहे। पटना नहीं जा पाए क्योंकि पटना में जो पढ़ाई मैंने की थी और जिस तरह का काम मैं कर रहा था वो मैं नहीं कर सकता था, और मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज थी यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है समय के हर हर को ये एक थोड़ा सा एक आंकड़ा करना पड़ेगा, एक अंदाजा करना पड़ेगा कि वो कहाँ फिट होगा बेस्ट। अगर आपको लगता है कि आप में हुनर है और आप गांव में नहीं, गांव से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, और सब लोग शायद ऐसा सोचते हैं शुरू शुरू में, तो आप भले जाके ट्राई कर लें। लेकिन गांव वापस आने में या कोई आजू बाजू के शहर में, जैसे आपने कहा, वापस आने में कोई शर्म नहीं है। और मेरे कई दोस्त हैं जो अभी भी बाहर पड़े हुए हैं और कहते हैं कि अरे तुम तो चले गए, तुम हम लोग को भी ले चलते उस समय। अब वहां वो फंस गए हैं, वो आ नहीं सकते, उनके बच्चे वहां हो गए हैं, उन बहुत साल से वहां रह गए हैं। तो लोगों को बाद में रिग्रेट होता है। वो हमारी तरफ देख के सोचते हैं, अच्छा मुझे भी हमेशा ये रिग्रेट होता है कि अरे आप बंबई में जन्मे, आप बंबई में काम कर सकते हो। कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अहमदाबाद में, पुणे में, नासिक में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, ये सब एक तरह से मेरे समय में उतनी ही बड़ी या छोटी शहर थी जितना पटना था, चंडीगढ़ में। लेकिन आज मुझे भी एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट होता है कि मैं पटना जाके नहीं रह सकता। तो वो भी डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो एक तरफ आपने
ड्रीम गिव अप किया ऑफ लिविंग अब्रॉड, दूसरी तरफ आप ड्रीम नहीं मीट कर पा रहे हो ऑफ गोइंग बैक टू योर होम टाउन। मेरा वहाँ एक घर है, मेरी माँ है, अगर अपॉर्चुनिटी होता तो मैं आज पटना चला जाऊँ। इनफैक्ट मुझे ये वर्क फ्रॉम होम से बड़ी खुशी मिली है, बिकॉज मैं घर से काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अब तो मैं पटना बैठ के काम करूंगा। आजकल मेरी माँ मेरे साथ हैं, लेकिन जब वो पटना जाएंगी तो मैं अब जाके वहाँ एक दो हफ्ते आराम से रहूंगा। पहले छुट्टी में जाना पड़ता था, अब मैं वहाँ जाके काम कर सकता हूँ। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो गया है कि कहाँ रहें और कहाँ का काम करें, वो बिल्कुल बदल गया है। तो मेरे ख्याल से जो आपने कहा वो बात सही है कि केवल ऑप्शन ये नहीं है कि आप बड़े शहर चले जाओ। आपको अगर लगता है और आपने टेस्ट करके देख लिया कि बड़े शहर में बहुत अपॉर्चुनिटी है और वहां आप बेटर कर सकते हो, तो बेशक जाओ, क्यों, व्हाई शुड यू होल्ड योरसेल्फ बैक। लेकिन इक्वली अगर आप अपने शहर में कुछ कर सकते हो तो यू आर राइट, वहां पे फैमिली है, वहां पे रहने का है, खुला आसमान है, आपके परिवार के लोग हैं जो आप, और फेमिलियरिटी है, और सबसे बड़ी बात आप अपने होम टाउन के लिए कुछ करोगे, कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, वहाँ के उत्थान में कंट्रीब्यूट करोगे। तो आई थिंक सारे ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए, केवल फिक्सेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर जाके काम करना। और शायद यही मैसेज आप भी देना चाहते हैं। देखिए, हड़प्पा में वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हमने आज बात की। हमने जो वो स्किल्स की बात की, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना, लोगों के साथ काम कैसे करना, एक तरह से एक पर्पस और एक जुनून के साथ जीना, ये सारे स्किल्स हमें कोई सिखाता नहीं है। हम सीखते जरूर हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मेरा मानना है कि अगर ये हमें अवेयरनेस ही अगर अपने लाइफ में जल्दी मिल जाए तो शायद हम ज्यादा कॉन्शियस हो जाएं इस लर्निंग के। देखिए, ये सब चीजें करके ही आदमी सीखता है, इससे मैं मानता हूं। लेकिन अगर आप मुझे बता दें कि भाई इससे सीखने से फायदा होता है, तो फिर मैं वो ढूंढता रहूंगा अपनी जिंदगी में, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करता रहूंगा। तो ये चीजें तो आपको स्कूल में पढ़ानी चाहिए, लेकिन मैं अभी कॉलेज ग्रेजुएट्स पे फोकस कर रहा हूँ और एडल्ट्स पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये चीजें अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल हैं ऑनलाइन में, तो आप एक मोबाइल फोन पे सीख सकते हैं। इसका कॉस्ट मैंने कम रखा है, हमारे कुछ कुछ कोर्सेज जो हैं 300-400 रुपए के बिकते हैं। और हमने एक ये चीज जरूर किया है सम्यक, मेरा मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम हर लर्नर को, हर इंसान को बेस्ट क्वालिटी दे सकते हैं। हमें क्वालिटी में कोताही करने की जरूरत नहीं है, हम क्वालिटी बेस्ट दे सकते हैं हर इंसान को। तो वो मैंने कोशिश रखी है कि ये ना कि आप ज्यादा पे करोगे तो आपको बेटर कार मिलेगा और कम पे करोगे तो आपको, तो मेरा मानना है कि यही ऑनलाइन का जादू है कि इसके थ्रू अगर अमेज़न पे कोई भी खरीद सकता है, ये किसी को ये नहीं लगता कि अरे ये तो बड़ा दुकान है, मैं कैसे जाऊं। तो दैट इज द बिग अदर प्रिंसिपल कि ये जो कंटेंट है हमारी वो रेलेवेंट है आज के दिन के लिए, जो आपने बात कही। दूसरा, ये सबके लिए अवेलेबल है, कहीं भी अवेलेबल है, कन्वीनियंट है, आपको मोबाइल फोन पे आप देख सकते हैं, अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है। और तीसरी की ये क्वालिटी जो है इसकी, वो वही क्वालिटी है जो हम सब अपने बेस्ट कस्टमर को दे रहे हैं, वो हर कस्टमर को दे रहे हैं। और लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारे साइट के थ्रू जाकर। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे सारे कोर्सेज अंग्रेजी में हैं, लेकिन हम उनको जल्द ही हिंदी में ला रहे हैं। 2 कोर्सेज हमारे हिंदी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और हम चाहते हैं कि और भी भाषाओं में ये कोर्सेज आएं, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, लेकिन हमें हमारी समझ अभी भी अपने मातृभाषा के थ्रू होती है। हम सीखते ज्यादा हैं, फेमिलियरिटी ज्यादा है, एंगेजमेंट ज्यादा होती है। तो यही सब हम कर रहे हैं और इवेंचुअली हम इसको स्कूल्स में भी ले जाएंगे। आज के दिन में जो अवेलेबल है उसके लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। आप
आपने कभी कॉलेज एजुकेशन नहीं भी किया हो तो आप समझ जाएंगे जो हम सिखा रहे हैं उसमें। असल में एक मूल बात इसमें यह है सम्यक, कि जो भी हम सिखा रहे हैं वो हमें ऑलरेडी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हमको फिजिक्स की तरह या मैथमेटिक्स की तरह उसको हमको किसी को दिमाग में ठूस ठूस के समझाना है। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचना या बात करना या लोगों के साथ मिलके काम करना, ये तो एक तरह से हमारी ह्यूमन स्किल है जिसके साथ हम पैदा हुए। स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में हम इन सब चीजों को मार देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये केवल इस पे काम करो, इस पे काम करो। तो हम वही चीजें उभार रहे हैं जो हमें ऑलरेडी एज ह्यूमन बीइंग्स ऑलरेडी हैं, मानवता में ये बसा हुआ है। हम उसको कुरेद के निकाल रहे हैं और कह रहे हैं लोगों से कि ये इसको प्रैक्टिस करो, ये अच्छी चीज है। इसीलिए तो आप पशुओं से अलग हो, इसीलिए तो आप मंकीज और चिंपैंजी से इवॉल्व होकर मानव इंसान बने हो। तो इसका इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे पास है। इसके लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है, केवल एक अवेयरनेस चाहिए कि ये तुम्हारे पास है और इसको एम्प्लॉय करो। थैंक यू प्रमोद जी, आप हमारे साथ जुड़े और मैं आशा करता हूँ कि हम साथ में कभी गुजरात में जाकर सेवा कम्युनिटी को एक्चुअल में मिलें और वो आपसे और सीखें। मैं जरूर मिलना चाहूंगा। सेवा कम्युनिटी का की जो ख्याति है वो कौन नहीं जानता। और यहाँ पे एक तरह से पायनियर्स हैं जिन्होंने वुमेन के साथ काम किया और उनको इतना एम्पावर करके क्या लीडर्स बनाए हैं उन लोगों ने। इट्स वेरी प्राउड फॉर अस एज अ कंट्री कि सेवा जैसा ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में है। तो मुझे बहुत खुशी है और गर्व है कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और हमारा ये मैसेज उन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।